इस बुलेटिन के सर, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। योगी सरकार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार देने जा रही। ये सुविधाएं 30 अगस्त को रात 12 बजे से 22 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी। सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग के आदेश जारी करने में जुट गया है। सीएम ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त बस सेवा को मिशन शक्ति से जोड़ दिया। मिशन शक्ति का तीसरा चरण रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त से शुरू हो रहा। सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों को परिवहन निगम की बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की भयानक आपदा को लेकर सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण को तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि शासन प्रशासन को तत्काल बाढ़ पीड़ितों की मदद युद्ध स्तर पर करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। देश में आज हरियाणवी तीज का उत्सव मनाया जा रहा, जिसकी वृंदावन में अलग ही छटा देखने को मिल रही। सावन का महीना है, वैसे तो पूरा ही अलग आनंद देता है, मगर हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए जहां तर साजो श्रृंगार का त्योहार होता है, तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में भी आज भगवान और भक्त दोनों का बड़ा ही आनंद भरा माहौल है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जमीन पर कोई राहत नहीं पहुंच रही। बुंदेलखंड पूर्वांचल में बाढ़ ने तबाही मचा दी। अखिलेश ने अपने जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने बीते 4 सालों में बाढ़ से निपटने की दिशा में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। बारिश के पहले बांधों और मरम्मत और आपदा राहत का बंटरबांट हो गया। मोहल्ला बालू अड्डा राजा राम मोहन राय वार्ड में दूषित पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने अहम बैठक की। इस बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश दिया और टीम गठित करके सीवेज लाइन का तत्काल ऑडिट कराया गया। साथ ही जीएम जल कल को पेयजल आपूर्ति लाइन की जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संचारी रोग के दृष्टिगत राजा राम मोहन राय वार्ड के लगभग 500 घरों को क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नगर निगम को वार्ड की समुचित साफ सफाई की व्यवस्था करें। बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, जिस पर बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा के घर को आग लगाने का आरोप लगा है। तब बबलू बीएसपी में थे और पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने रीता बहुगुणा की शिकायत पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने में देरी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाने वाले लोगों के लिए समय आरक्षित किया गया। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी 2 दिनों में प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रही। वहीं मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली में देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस और हिंदू महासभा आजादी के आंदोलन में साथ नहीं थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ी थी। कांग्रेस आज भी देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। सपा पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे आजम खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पासपोर्ट पैन कार्ड की गड़बड़ी से जुड़े मामलों में जमानत देने का आदेश दिया है। पासपोर्ट पैन कार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में इन पर आपराधिक मामला दर्ज था और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दोनों को राहत दी। बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर कई मामलों में केस दर्ज हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने आरक्षण को लेकर कहा, हमारी सरकार बनी तो संविधान में बदलाव करके भेदभाव को समाप्त कर देंगे, जिससे मुसलमानों को भी आरक्षण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि संविधान के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए भेदभाव को समाप्त करना बहुत जरूरी है।
यूपी में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 43 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 16,85,492 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 545 रह गई। प्रदेश में अब तक 6,78,97,856 सैंपल की जांच की जा चुकी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5,44,94,552 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा पटल प्रवाह के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार रात 8 बजे गंगा का जलस्तर 71.90 मीटर दर्ज किया गया तो खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर रहा। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका कारण बिहार पर केंद्रित एक चक्रवाती दबाव बताया गया है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री सतीश महाना ने मथुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष पर विकास कार्यों की समीक्षा कर समय में विकास कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सतीश महाना ने मीडिया से रूबरू होते हुए जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मथुरा वृंदावन में परिक्रमा मार्ग हो या फिर कुंड हो, यहां के धार्मिक स्वरूप के अनुसार विकास कार्य किए गए हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार हो गया। इस बिल को 17 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर सियासी बार पलटवार का दौर भी लगातार शुरू है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हिलाल अहमद नकवी का कहना है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वे लोग जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं के लाभ नहीं मिलेगी। ये कहना निश्चित रूप से चिंताजनक है। डीजीजीआई की टीम ने बड़े कारोबारी और एनेक्स के पान मसाला की मालिक नवीन कुरेले और निदेशक अविनाश मोदी को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे चली जांच के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। ये मामला करीब 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना है। गिरफ्तारी जीएसटी एक्ट की धारा 132A के तहत की गई। जीएसटी लागू होने के बाद किसी बड़े कारोबारी की शहर में पहली गिरफ्तारी है। सोमवार को कानून समेत प्रदेश के 15 शहरों में डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण कार्य को राम झरोखे से देखने का इच्छा जताई है। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम अयोध्या वासी हैं, रामलला का दर्शन भी करना चाहते हैं। इकबाल अंसारी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रशंसा भी की है। ट्रस्ट ने लोगों की इच्छा पूरी की। लोग राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जामिनेशन शेड्यूल में एक बार फिर से फेरबदल किया गया। अब ये परीक्षा 20 अगस्त की जगह 24 अगस्त को होगी। मंगलवार देर शाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तारीख में बदलाव करने की बाबत आदेश जारी किए हैं। 2 शिफ्ट में 20 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है कि इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर के प्रश्न को जरूर पूछे जाएंगे। यह एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिड डे मील की राशि छात्रों अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करने के घोटाले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने जानकारी मांगी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने प्राची त्रिपाठी और 9 विधि छात्र छात्राओं की याचिका पर दिया है। याचिका की टीम बीएसए कार्यालय मम्फा बोर्डगंज में जहां पर बताया गया कि फंड स्कूल को दे दिया गया, जहां से छात्रों के खाते में जमा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि उसका ब्यौरा स्कूल में मिलेगा। टीम स्कूलों में भी गई, लेकिन किसी ने भी धन खातों में डालने का डाटा नहीं दिया। ऐसे में भारी घोटाले की आशंका जताई जा रही है।
जज सेठ शैलेंद्र नाथ टंडन बाबरी मामले में विशेष न्यायाधीश पद से रिटायर्ड हैं। अब हाल ही में इन्हें एक धमकी भरा फोन आया था। इस धमकी भरे कॉल में इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में बाबरी मामले में विशेष न्यायाधीश पद से रिटायर्ड जज सेठ शैलेंद्र नाथ टंडन ने गोमती नगर पुलिस को इसकी सूचना दी है। जज टंडन ने बताया कि 7 अगस्त को एक धमकी भरी कॉल आई थी जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और इसके साथ ही अपशब्द भी कहे गए। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात पर धारा 405, 406 और 607 के तहत केस दर्ज किया गया है। बलरामपुर के तुलसीपुर में तेज रफ्तार बाइक और कार में भिड़ंत हो गई जिससे कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको सीएचसी तुलसीनगर में भर्ती किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में असलहों के साथ युवकों की फोटो वायरल हो रही है। वहीं वायरल फोटो में युवक अवैध असलहों के व्यापारी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद फोटो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने चुप्पी साध ली। रायबरेली में थोड़ी देर की बरसात में नगरपालिका की पोल खुल गई। नाले नालियों की सफाई न होने की वजह से घरों में गंदा पानी घुस गया। गंदा पानी बेडरूम, किचन सहित अन्य कमरों में भरने से दुर्गंध फैल गई। देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र में पहना गांव के पास 2 बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। श्रावस्ती के एकौना क्षेत्र में पागल कुत्ते ने 75 साल की महिला को लहूलुहान कर दिया। वहीं पागल कुत्ते के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कई घायलों का एकौना सीएचसी में इलाज चल रहा है। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के फतेहपुर ढोला गांव में सगे भाई ने छोटे भाई के दर्जनों टुकड़े करके उसके घर में ही दफना दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके में आरोपी भाई को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव के टुकड़े को घर के अंदर से खुदाई कर कब्जे में लिया। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। जब कार स्टार्ट न हो सकी तो कार को छोड़कर चोर दूसरे वाहन में बैठकर चले गए। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग 3 माह की गर्भवती हो गई जिसका खुलासा पेट में दर्द उठने पर हुआ। वहीं एक व्यापारी का रेप का आरोप लगा है जो कि पिछले कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था। बाराबंकी में बसपा के जिला पंचायत सदस्य का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं कि इन इलाकों में वोट नहीं मिला वहां कोई कदम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसे मुझसे काम लेने का कोई अधिकार भी नहीं है। बलरामपुर के थाना देहात कोतवाली ग्राम कल्याणपुर मटाहा में ग्रामीण मौत का कफन सर पर रखकर नदी करने को मजबूर है। राप्ती नदी के कटान के खेत, फसल, घर, स्कूल नदी में समा चुके हैं। पानी ही पानी हर जगह भरा हुआ है। चित्रकूट में रेपुरा थाने के पास खेत से गई 3 महिलाओं को ट्रक ने रौंद दिया। वहीं आपको बता दें कि इसमें बड़ी घटना हुई है। मोहल्ला आलू अड्डा राजा राम मोहन वार्ड में दूषित पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने अहम बैठक ली। इस बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश दिया गया कि टीम गठित करके सीवेज लाइन का तत्काल ऑडिट कराया जाए। साथ ही जीएम जल कल की पेयजल आपूर्ति लाइन की जांच के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संचारी रोग के दृष्टिगत राजा राम मोहन राय वार्ड के लगभग 500 घरों को क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नगर निगम को वार्ड की समुचित साफ सफाई की व्यवस्था करें। बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी जिस पर बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा के घर को जलाने का आरोप है जब बबलू बीएसपी में थे और पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी ने रीता बहुगुणा की शिकायत पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए आपको हम सीधी तस्वीर वर्तमान की सियासत की दिखा रहे हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है तो कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गया है। हर कोई बस जाति के समीकरण को बिठाने में लगा हुआ है। आखिर उत्तर प्रदेश में सियासत किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से लोगों को लुभाने और लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई नई करवट ले रही है।
क्योंकि मुलाकात और सम्मेलन अब सिर्फ किसी विशेष जाति को साधने के लिए शुरू हो गया है। जीत के लिए दम लगा रहे राजनीतिक पार्टियों में अब जातियों को लेकर जंग तेज हो गई है। सियासी महासंग्राम से पहले सभी पार्टियां जातीय पासा फेंकने में जुट गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाई बैठी है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। तो वहीं यूपी में बेदम दिख रही कांग्रेस में प्रियंका गांधी पूरी तरह से जान फूंकने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी भी पिछड़े और ब्राह्मण जाति के मतदाताओं को साधने की कवायद में है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण का गणित बहुत अहम माना जाता है। यही वजह है कि कोई पार्टी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, क्योंकि यूपी की सत्ता में सीट तक का सफर चेहरे और विकास पर नहीं बल्कि जाति पर ही तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 41.5% ओबीसी हैं, जबकि 21% दलित, 18% मुस्लिम और 19% सामान्य वर्ग की जातियां हैं। सभी पार्टियों की पहली प्राथमिकता इस जातीय समीकरण को सेट करने की, क्योंकि कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे यूपी का जातीय समीकरण था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सभी जातियों का साथ मिला था। पार्टी सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में गैर यादव ओबीसी का बड़ा हाथ था, जिसकी संख्या यूपी में लगभग 9% है, जबकि यूपी में ओबीसी करीबन 41.5% हैं, जो यूपी की सियासत में खासा महत्व रखते हैं। यही कारण है कि सूबे की राजनीति में छोटी पार्टियों के साथ जोड़ तोड़ का क्रम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी महान दल के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन होने के बाद टूटने की कगार पर है। राजभर लगातार यूपी में पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम को। सभी पार्टियां जातियों को साधने के अलावा यात्रा पर भी उतारू हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा कर रही है, तो कांग्रेस पदयात्रा की शुरुआत कर चुकी है। बसपा प्रबुद्ध सम्मेलनों की यात्रा में जुटी हुई है, तो भाजपा में आला कमान ही दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा कर रहे हैं। सूबे में इस सियासी यात्रा के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियां जातियों को साधने की कवायद में हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि इस जाति की यात्रा से सत्ता की गद्दी तक कौन पहुंचता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया भी जा रहा कि सीएम धामी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। दिल्ली आने के बाद सीएम पुष्कर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रदेश के विकास के लिए कई नई योजनाओं के संबंध में कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा बेहद खास माना जा रहा और इसका चुनावी फायदा प्रदेश भाजपा बखूबी लेना चाहती है। बता दें कि जेपी नड्डा का दौरा तय हो गया है। जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून प्रवास के साथ साथ हल्द्वानी का भी प्रोग्राम बना। 20 अगस्त को जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे और 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 7 बैठकों में शामिल होंगे। फिर 21 अगस्त को शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का खानपुर दौरा कार्यक्रम तय हो गया। 12 अगस्त को सीएम धामी खानपुर के दल्लेवाला गांव में जाएंगे। सीएम का कार्यक्रम तय होते ही जिला प्रशासन सतर्कता के साथ कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी सेंथिल अबुदेई कृष्णराज ने खानपुर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों पर जायजा लिया। बता दें कि खानपुर विधायक चैंपियन ने खानपुर के दल्लेवाला गांव में स्थापित कराए गए राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 31 नए कोरोना के मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक भी मरीज की जान नहीं गई, जबकि 41 मरीजों को ठीक होकर घर भेजा गया। उत्तराखंड में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 444 पहुंच गई। 2 जिले टिहरी और उधमसिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 2 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,462 हो गई। इनमें से 3,28,610 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,368 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व का खास महत्व होता है। हरियाली और सुख समृद्धि के इस त्योहार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम में पार्षदों, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को शामिल किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50,000 वृक्ष वितरित किया जा चुका है। बता दें कि हर साल की तरह हरेला पर्व में लाखों पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा जाता है, जो मानव जीवन और प्रकृति के लिए बहुत ही जरूरी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अब अपने पति के बचाव में उतर आई। रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं उनको यह समझना चाहिए कि मामला 21 साल पुराना है और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदा कटारिया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर वंदा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वंदा के स्वागत के लिए उनके बड़े भाई पंकज कटारिया, शेखर कटारिया, लखन कटारिया और परिवार के सदस्य सहित आसपास के लोग भी मौजूद रहे। तो चलिए ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों की आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।